हेलो स्टूडेंट्स। तो बेटा देखिए कि अभी तक हम लोग NCERT के कितने क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके हैं। बेसिकली जो पूरा रिकॉर्ड है वो आपके सामने बना हुआ है और अभी तक हम 10 प्रॉब्लम बना चुके हैं NCERT की एक्सरसाइज से। ठीक है बेटा, अब यहाँ से हम बात करना स्टार्ट करेंगे आगे और देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है हमारे सामने। भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 1.11। हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं 1.11 प्रॉब्लम। ठीक है, क्या है 1.11 प्रॉब्लम? ए पॉलीथीन पीस रब्ड विद वूल इज फाउंड टू हैव अ नेगेटिव चार्ज ऑफ दिस। हमें बताना है कि अगर पॉलीथीन को हमने वूल के साथ रबिंग कराया तो पॉलीथीन पर इतना नेगेटिव चार्ज आएगा। तो कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं ये हमें बताना है और इलेक्ट्रॉन के साथ साथ कितना मास ट्रांसफर हुए हैं बेटा, हमें ये भी बताना है कि कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं। अब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन के साथ में मास भी ट्रांसफर होगा। कितना मास ट्रांसफर हुआ है हमें ये भी बताना है। तो आइए देखिए हम प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे बेटा। हमारे पास में है क्वेश्चन 1.11। ठीक है बेटा, हमें ये कहा गया है कि वूल और पॉलीथीन को रबिंग कराने से पॉलीथीन पर इतना चार्ज आता है -3 × 10⁻⁻⁷ कूलम्ब। हमें बताना है कि कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए। तो उसका हमारे पास में एक बड़ा प्यारा सा फॉर्मूला है जिसे हम लोग बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। Q = NE और ये जो कैपिटल N है यहाँ पर ये डिनोट करता है कि कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं। अब देखिए बेटा कैसे हम कैपिटल N की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। कैपिटल N निकल कर आएगा हमारे पास में Q/E। Q की वैल्यू है आपके पास 3 × 10⁻⁻⁷ और 1/E को हम लिख सकते हैं 6.25 × 10⁻18। उम्मीद है कि अभी तक आप लोग ना भूले हों कि 1/E को हमें क्या लिखना है। 1/E को हम ये लिख सकते हैं बेटा। ठीक है, हम सीधा मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर बन जाएगा हमारा 18.75 × 10⁻11। ठीक है, सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी इज दिस। बेटा इतने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर, ये निकल चुका है हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर। इतने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं। अच्छा, ये इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ ट्रांसफर हुए हैं? पॉलीथीन पर आया है नेगेटिव चार्ज, यानी पॉलीथीन ने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया है, और वूल पर आया है पॉजिटिव चार्ज, यानी वूल ने अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट किया है। तो इसका मतलब यह है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं वूल टू पॉलीथीन, पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन जो दोनों को रबिंग कराने पर ट्रांसफर हुए हैं वो वूल से पॉलीथीन की तरफ हुए हैं। इतने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं। अब इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर होने के साथ साथ हमें यह भी बताना है बच्चों कि कितना मास ट्रांसफर हुआ है। मास कितना ट्रांसफर हुआ है हमें यह भी बताना है। अब आप देखो ΔM यानी मास ट्रांसफर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है हमारे पास में इतने और एक इलेक्ट्रॉन का मास है हमारे पास में इतना। सो मास ट्रांसफर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है हमारे पास में 1.875 × 10⁻12 और इलेक्ट्रॉन का जो मास है हमारे पास में वो है 9 × 10⁻⁻31। अब जैसे ही हम मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा आंसर बन जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे हम इसमें 1.875 मल्टीप्लाई बाय 9। ओके स्टूडेंट, यह है 10⁻+12 और यह है 10⁻⁻31। यहाँ से जैसे ही आप सॉल्व करोगे तो ये बनेगा हमारे पास में 19। मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, इतना मास ट्रांसफ़र हुआ है, इतने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुए हैं और इलेक्ट्रॉन के साथ साथ इतना मास ट्रांसफ़र हुआ है। ऐसे हम प्रॉब्लम को बनाने वाले हैं। उम्मीद है कि क्वेश्चन आप लोगों को समझ आया हो बेटा। आप लोग क्वेश्चन के साथ साथ आंसर भी नोट डाउन कर लीजिएगा। ओके स्टूडेंट, अब आते हैं बेटा हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर और देखिए कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास में।
भाई क्वेश्चन है हमारे पास में 1.12, आधा क्वेश्चन यहाँ है आधा नीचे है, तो हम पहले आधा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं कि क्या हम लोगों को दे रखा है। 2 insulated charge copper spheres A and B have their centers separated by a distance of 50 centimeter. What is the mutual force of electrostatic repulsion if the charge on each sphere is 6.5 into 10 to the power minus के 7 coulomb? The radii of A and B are negligible compared to the distance of separation. What is the force of repulsion if each sphere is charged double the above amount and the distance between them is half? देखो बहुत आसान क्वेश्चन है यार, बहुत मुश्किल नहीं है। मैं आपको बताता हूँ कि कंडीशन क्या है। सबसे पहले हम इसका बनाते हैं फर्स्ट पार्ट। देखिए फर्स्ट पार्ट में हमें दिया गया है ये कि भाई चार्ज है हमारे पास में इतना, Q इज इक्वल टू 6.5 इंटू 10 की पावर माइनस के 7 कूलम। दूसरा चार्ज भी है हमारे पास में इतना ही 6.5 इंटू 10 की पावर माइनस के 7 कूलम, और इनके बीच की डिस्टेंस हमें दे रखी है 50 सेंटीमीटर। आपको बताना है कि इनके बीच में कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम करेगा। तो बेटा ऐसा है, कूलम्स के मुताबिक यानी कूलम लॉ के मुताबिक इनके बीच में फोर्स काम करेगा ये 9 इंटू 10 की पावर 9 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। मुझे लगता है कि बहुत आसान है, सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। Q1 की वैल्यू हो गई है ये, Q2 की वैल्यू हो गई है ये, और R हो गया है आपके पास में 50 सेंटीमीटर। बस आपको एक काम करना है, 50 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है, यहाँ पुट करना है, कैलकुलेट करना है, फोर्स आप लोगों का निकल जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, तो उम्मीद है कि आप लोग कर पाएंगे इसे। अब आते हैं बेटा हम इसके सेकेंड पार्ट में। देखिए सेकेंड पार्ट में हमें क्या कहा है स्टूडेंट, सेकेंड पार्ट में ये कहा है कि अगर चार्ज को कर दिया जाए डबल, यानी 9 इंटू 10 की पावर 9 तो ऐसा ही रहने वाला है, ये तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है। अगर यहाँ के चार्ज को डबल कर दिया जाए, डबल यानी Q1 की जगह कर दिया जाए 2Q1, और यहाँ के चार्ज को Q2 की जगह कर दिया जाए 2Q2, और इनके बीच के डिस्टेंस को हाफ कर दिया जाए R/2 का होल स्क्वायर। ये है कंडीशन बेटा। चार्ज को डबल कर दिया जाए, डिस्टेंस को आधा कर दिया जाए, फिर बताइए फोर्स कितना होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये भी सीधा फॉर्मूला बेस्ड है, कोई बहुत बड़ा काम नहीं करना है। सॉल्व करते हैं तो हमारे पास में कंडीशन बनेगी 9 इंटू 10 की पावर 9, 2 इंटू 2 4, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, 4 ऊपर पहुंचेगा, ये बनेगा 16 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो जैसे बेटा यहाँ आप वैल्यू पुट करके आंसर निकाल रहे थे ना, बिल्कुल वैसे ही यहाँ भी Q1 की वैल्यू आप ये रखेंगे, Q2 की वैल्यू आप ये रखेंगे, R की वैल्यू रखेंगे 50 सेंटीमीटर। मैंने बाकी काम सब कुछ कर दिया है, वैल्यू पुट करेंगे आंसर निकल जाएगा। ये फर्स्ट कंडीशन का आंसर है, ये सेकंड कंडीशन का आंसर है। होप सो की वैल्यू पुट करके अब आप बना देंगे प्रॉब्लम को, कोई ज़्यादा समस्या आप लोगों को नहीं आएगी। ठीक है, कर लीजिए नोट डाउन, फिर हम लोग आगे बात करेंगे। ओके स्टूडेंट, देखिए बेटा अब हमारे पास में आता है 1.13। देखिए हमारे पास में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 1.13। क्या कहता है 1.13? आइए हम लोग लगाते हैं भैया 1.13 क्वेश्चन हमें क्या कहता है। सपोज द स्फीयर A and B in exercise 1.12 have identical sizes. A third sphere of same size but uncharged is placed in contact with the first and then in second, finally removed from both. Find the new force of repulsion between A and B. ठीक है, नहीं ये भी आसान क्वेश्चन है, कोई मुश्किल नहीं है। देखो कैसे करेंगे सॉल्व, मैं आप लोगों को बताता हूँ कि किस तरीके से हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ठीक है बेटा, ध्यान से आप लोग देखिएगा। प्रॉब्लम है हमारे पास में 1.13। देखो ये हमारे पास में A वाला स्फीयर है जिसका चार्ज है Q, ये हमारे पास में B वाला स्फीयर है, इसका चार्ज भी है Q। इनके बीच की डिस्टेंस है 50 सेंटीमीटर।
और Q की जो वैल्यू है हमारे पास में, जस्ट अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में देखा था Q की वैल्यू कितनी थी, वहाँ से हम Q की वैल्यू उठा लेंगे। लास्ट क्वेश्चन में हमने चार्ज की वैल्यू देखी थी 6.5 करके समथिंग कुछ थी, वहाँ से हम चार्ज की वैल्यू उठाएंगे बेटा। ये कंडीशन हमें दे रखी है। अब हमें ये कहा एक अनचार्ज स्फीयर है C, इस C को पहले A के साथ कांटेक्ट में लेकर आए। C को अगर पहले हम A के साथ कांटेक्ट में लेकर आएंगे तो ये जो A के ऊपर चार्ज है ना बेटा Q, ये आधा आधा बढ़ जाएगा। यानी सिचुएशन अब ये हो जाएगी कि A का चार्ज रह जाएगा Q/2, ठीक है। और यहाँ से कुछ डिस्टेंस पर दूसरा है हमारा B, उसका चार्ज अभी भी उतना ही है Q, और जो A का आधा चार्ज है Q/2, अब वो आ चुका है C पर, अब वो C पर आ चुका है। C वाले अनचार्ज स्फीयर को हम A के साथ कांटेक्ट में लेकर आए, इसका साइज और इसका साइज सेम है। जैसे ही दोनों को कांटेक्ट में लेकर आएंगे तो ये जो चार्ज Q है ये आधा आधा डिवाइड हो जाएगा। A पर हो गया है Q/2, C पर हो गया है Q/2। अब हम C को कांटेक्ट में लेकर आएंगे बेटा B के साथ, हम C को कांटेक्ट में रखेंगे B के साथ, इन दोनों को हम कांटेक्ट में रखेंगे। जैसे ही हम इन दोनों को कांटेक्ट में रखेंगे तो इन पर भी चार्ज का इंटरचेंज होगा और नया चार्ज दोनों पर आ जाएगा, ये 3Q/4। दोनों के चार्ज को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दिया हमने, यानी A पर पहले ही चार्ज हमारा रह चुका है Q/2। A पर पहले ही चार्ज हमारा Q/2 रह चुका है। जैसे ही B को और C को हमने आपस में कनेक्ट किया, B वाले पर चार्ज आ गया 3Q/4, B का चार्ज हो गया 3Q/4। अब बताना है कि इनके बीच का फोर्स कितना होगा। A का चार्ज हो चुका है Q/2, B का चार्ज हो चुका है 3Q/4। इनके बीच की जो सेपरेशन है वो अभी भी 50 सेंटीमीटर ही है बेटा, अभी भी 50 सेंटीमीटर है। तो इनके बीच का फोर्स होगा 9 × 10⁹। A का चार्ज है Q/2, B का चार्ज है 3Q/4 और इनके बीच की सेपरेशन है r²। दिख रहा है आप लोगों को? A का चार्ज है Q/2, B का चार्ज है 3Q/4 और इनके बीच की सेपरेशन है r²। यहाँ चार्ज की वैल्यू आप उठाएंगे लास्ट क्वेश्चन से, यानी प्रीवियस क्वेश्चन से। लास्ट क्वेश्चन में जो चार्ज की वैल्यू थी ना बेटा, वही चार्ज की वैल्यू यहाँ है, और जो लास्ट क्वेश्चन में डिस्टेंस की वैल्यू थी बिल्कुल वही डिस्टेंस की वैल्यू यहाँ है। जो अभी हमने 1.13 से पहले 1.12 क्वेश्चन किया था, उसमें जो चार्ज की वैल्यू थी वही Q की वैल्यू है, तो उसी वैल्यू को उठाकर Q की जगह आप लोग रख देंगे। लास्ट क्वेश्चन में जो डिस्टेंस की वैल्यू थी 50 सेंटीमीटर, वही डिस्टेंस की वैल्यू यहाँ है 50 सेंटीमीटर। हमें क्वेश्चन की लैंग्वेज में कहा गया है वैल्यूज़ को पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे, आंसर हमारा यहाँ से निकल जाएगा। इस तरीके से बनाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 1.13। उम्मीद है कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ आया हो और ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो आप लोगों को। बेटा करिए जल्दी से नोट डाउन, फिर हम लोग आगे बात करते हैं। वीडियो को पॉज करके आप नोट डाउन कर सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में वो है ये 1.14। नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारे पास 1.14। आइए जानते हैं कि 1.14 क्या कहता है। ठीक है, चलिए फिगर 1.33 फिगर आपके सामने बना हुआ है। शोज ट्रैक 3 चार्ज पार्टिकल्स इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, गिव द साइन ऑफ 3 चार्जेस। ठीक है, तीनों पार्टिकल का साइन बताना है, कैसा है वो हम बता देंगे। विच पार्टिकल हैज़ अ हाईएस्ट चार्ज टू मास रेशो। तो सबसे पहले हम बताते हैं साइन। देखो जो नंबर 1 पार्टिकल है वो ऊपर की तरफ मुड़ गया है और ऊपर की तरफ है पॉजिटिव, तो डेफिनेटली पहले पार्टिकल का चार्ज रहा होगा नेगेटिव, तभी वो पॉजिटिव की तरफ मुड़ा है। दूसरा पार्टिकल भी ऊपर की तरफ मुड़ गया है, यानी ऊपर की तरफ कैसा चार्ज है, पॉजिटिव, और दूसरा पार्टिकल ऊपर की तरफ मुड़ा है तो डेफिनेटली ये भी रहा होगा नेगेटिव, क्योंकि आप जानते हैं कि नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होता है। और ये जो तीसरे वाला पार्टिकल है ये नीचे की तरफ मुड़ा है बेटा, और नीचे की तरफ मुड़ने का मतलब ये है कि नेगेटिव की तरफ मुड़ा है, तो डेफिनेटली थर्ड पार्टिकल रहा होगा हमारा पॉजिटिव। ऊपर के 2 पार्टिकल रहे होंगे नेगेटिव
और नीचे का पार्टिकल रहा होगा पॉजिटिव। ओके ओके, इसके बाद हमें बताना है विच पार्टिकल हैज़ द हाईएस्ट चार्ज टू मास रेशो। देखो बेटा क्या लिखा हुआ है, चार्ज टू मास रेशो। चार्ज टू मास रेशो का मतलब है Q अपॉन M। Q का मतलब है चार्ज और M का मतलब है मास। चार्ज टू मास रेशो का मतलब है Q अपॉन M, और इस Q अपॉन M को हम एक और नाम से पुकारते हैं बेटा, ध्यान रखिएगा, आगे से एग्जाम में पूछा जा सकता है, और वो है स्पेसिफिक चार्ज। ध्यान रखेंगे आप लोग, स्पेसिफिक चार्ज। आपको बताना है कि स्पेसिफिक चार्ज किसका सबसे ज़्यादा होगा। तो बेटा कंसेप्ट हमारे पास में ये है, कंसेप्ट सुनिएगा, कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट ये है कि स्पेसिफिक चार्ज यानी Q अपॉन M इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। यानी आप इन तीनों पार्टिकल को बिल्कुल ध्यान से देखिए और ये बताइए कि कौन सा पार्टिकल अपने पाथ से सबसे ज़्यादा मुड़ रहा है। जो पार्टिकल सबसे ज़्यादा मुड़ेगा उसका स्पेसिफिक चार्ज सबसे ज़्यादा होगा। बात समझ में आ रही है बेटा? जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाए और पूछे कि चार्ज और मास का रेशो किसके लिए मैक्सिमम है, या चार्ज और मास का रेशो किसके लिए सबसे ज़्यादा है, या स्पेसिफिक चार्ज सबसे ज़्यादा किसके लिए है, तो देखो आप कौन सा पार्टिकल सबसे ज़्यादा डिफ्लेक्ट हो रहा है। जो पार्टिकल सबसे ज़्यादा डिफ्लेक्ट होगा, जो पार्टिकल सबसे ज़्यादा अपने रास्ते से मुड़ जाएगा, उसका स्पेसिफिक चार्ज मैक्सिमम होगा। तो अगर इन तीनों फिगर को ध्यान से देखा जाए, जो थर्ड पार्टिकल है वो सबसे ज़्यादा डिफ्लेक्ट हो रहा है, तो इसके लिए Q अपॉन M की जो वैल्यू होगी वो मैक्सिमम होगी। थर्ड वाले पार्टिकल के लिए Q अपॉन M की जो वैल्यू होगी बेटा वो मैक्सिमम होगी। Q अपॉन M यानी स्पेसिफिक चार्ज। ऐसे हम इस क्वेश्चन को बनाने वाले हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आई हो बात बेटा कि किस तरीके से हम क्वेश्चन को करेंगे सॉल्व। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, एक नई बात आपको यहाँ से सीखने के लिए मिलती है। आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे बात करेंगे। देखो बेटा नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है हमारे पास में, जरा देखते हैं कि भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 1.15। नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारे पास में 1.15। आइए जानते हैं कि 1.15 प्रॉब्लम क्या है। कंसीडर ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दिस। ये हमारा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। आई कैप का मतलब यह है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स की डायरेक्शन में है। तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मिल चुका है 3 × 10⁻³ न्यूटन पर कूलम आई कैप। बेटा आई कैप का मतलब यह है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स की डायरेक्शन में है। समझ रहे हो आप लोग? इतना इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोगों को दे रखा है। अब हमसे क्या कहा, व्हाट इज द फ्लक्स ऑफ दिस फील्ड थ्रू अ स्क्वायर ऑफ साइड। बेटा साइड हमें दे दी है 10 सेंटीमीटर, स्क्वायर की जो साइड हमें दे रखी है वो 10 सेंटीमीटर है। तो स्क्वायर का एरिया हो जाएगा आपके पास में 10 × 10⁻²। ये एक साइड हो गई, दूसरी साइड हो गई 10 × 10⁻²। ठीक है, और देखो पैरेलल टू YZ प्लेन, YZ प्लेन में है। अच्छा ये बताओ कि यहाँ क्या क्या है, यहाँ Y भी है, बिल्कुल है, यहाँ Z भी है, बिल्कुल है, क्या नहीं है यहाँ पर? आप कहोगे कि सर Y भी है यहाँ पर, Z भी है यहाँ पर, यहाँ X नहीं है। X नहीं है ना यहाँ पर, Y और Z आपको दे रखा है, X आपको नहीं दे रखा है। तो इसका मतलब ये है कि जो एरिया वेक्टर है ना बेटा आपका, ये X की डायरेक्शन में ही जाएगा। जो यहाँ नहीं होगा, जो कोऑर्डिनेट यहाँ नहीं होगा, एरिया उसी डायरेक्शन में जाने वाला है। समझ में आ रही बात? यहाँ Y है, यहाँ Z है, यहाँ X नहीं है, तो एरिया जाएगा X की डायरेक्शन में, और X की डायरेक्शन को दिखाते हैं आई कैप से। इलेक्ट्रिक फील्ड हो चुका है इतना, एरिया हो चुका है इतना। अब हम लोगों को चाहिए फ्लक्स की वैल्यू। तो फर्स्ट कंडीशन में फ्लक्स हमारा निकल कर आएगा ये E वेक्टर डॉट A वेक्टर।
समझ आ रही है बेटा बात? अब आप ये देखो कि इलेक्ट्रिक फील्ड में भी आई कैप है और एरिया में भी आई कैप है। बहुत ही बढ़िया यार, हमारे लिए तो बहुत आसान हो गया, दोनों जगह आई आई है। तो इसकी मल्टीप्लाई इससे कर दो, ये हो गया 3 × 10 की पावर 3, 100 × 10 की पावर -4। ये हो गया बेटा हमारे पास में। आंसर बनेगा हमारे पास में 30 वोल्ट मीटर। क्वेश्चन नंबर 15 का जो फर्स्ट पार्ट हमारे पास में बनेगा वो इतना 30 वोल्ट मीटर। 30 वोल्ट मीटर इतना फ्लक्स पास हो रहा है। वोल्ट मीटर भी इसका एक फॉर्मूला होता है, यूनिट होती है न्यूटन कूलम इनवर्स, मीटर स्क्वायर भी इसकी यूनिट होती है। तो आप अपने हिसाब से इसकी यूनिट चूज कर सकते हैं। अब आते हैं इसके सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट में कहा कि हमें फ्लक्स निकालना है जब 60 डिग्री का एंगल बनेगा। तो ये तो और ही आसान हो गया यार। फ्लक्स का सीधा फॉर्मूला होता है EA cos थीटा। EA cos थीटा। E कितना हो गया भाई हमारे पास में? E हो गया हमारे पास में 3 × 10 की पावर 3। A कितना हो गया? 100 × 10 की पावर -4। और cos 60 हो गया हमारे पास में 1/2। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर निकल कर आएगा 15 वोल्ट मीटर। 15 वोल्ट मीटर। तो बड़ा आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है और बड़े प्यार से आप लोग इसे कर सकते हैं। मुझे लगता नहीं कि कोई परेशानी आप लोगों को होनी चाहिए। फर्स्ट कंडीशन में फ्लक्स होने वाला है इतना, और जब 60 डिग्री का एंगल बनेगा तब फ्लक्स होने वाला है इतना। यह है आपका क्वेश्चन नंबर 1.15 का आंसर बच्चों। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्या होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारे पास में वो क्वेश्चन नंबर 1.16। हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1.16। आइए देखते हैं क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 1.16। व्हाट इज द नेट फ्लक्स? व्हाट इज द नेट फ्लक्स ऑफ द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ exercise 1.15 through a cube of side 20 centimeter oriented so that its faces are parallel to the coordinate planes। बहुत आसान, आंसर हो जाएगा 0। कैसे? मैं आपको बताता हूँ। देखो एक क्यूब हमें दे रखा है कुछ ऐसे, ऐसे क्यूब हमें दे रखा है। यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड करता है एंटर, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से करता है एंटर और यहाँ से निकल जाता है बाहर। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से करता है एंटर और यहाँ से बाहर निकल जाता है। जितनी लाइनें यहाँ से एंटर करती हैं उतनी ही लाइनें यहाँ से बाहर निकल जाती है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहा हूँ मैं, नॉन यूनिफॉर्म की बात नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल यूनिफॉर्म। जितनी लाइनें यहाँ से एंटर कर रही हैं उतनी ही लाइनें यहाँ से बाहर निकल रही हैं। तो बताओ क्यूब से पास होने वाला टोटल फ्लक्स कितना होगा? क्यूब से पास होने वाला टोटल फ्लक्स हो जाएगा 0। इस क्वेश्चन में क्यूब से पास होने वाला टोटल फ्लक्स हो जाएगा बेटा हमारा 0। तो इस क्वेश्चन के साथ हम अपनी एक्सरसाइज के बना चुके हैं 16 सवाल। शायद इतने ही सवाल अभी और बचे हुए हैं हमारे पास में, जिन्हें आगे फर्दर क्लासेस में हम लोग डिस्कस करेंगे बेटा। ठीक है, उसके बाद हम NCERT एग्जाम्पलर डिस्कस करेंगे। उसके बाद जितने आप लोगों ने हमारे पास में डाउट भेज रखे हैं, बहुत सारे बच्चों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई हैं, वो सारी प्रॉब्लम्स मैं इस क्लास में ही डिस्कस करूँगा। उम्मीद है कि ये 6 प्रॉब्लम आप लोगों को समझ आ गई हो। नेक्स्ट क्लास में